नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मालती जोशी की कहानी परिणय। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कामनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य न हुई तो साफ साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़की की ज़िंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े घर के लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की में ज़रूर कुछ ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखकर तो देखती ही रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह यष्टि, मीन मेघ निकालने की जरा भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता है जैसे मेरी कल्पनाओं में रची बसी पुत्रवधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लड़के की ओर देखा। वह तच्चित होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नज़रें इस समय सड़क पर केंद्रित थी। और ठीक भी तो है। एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट की खेल से कम थोड़ी ही है। घर पहुंचती ही मैं उसे कुदेड़ना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो? अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए भाई। लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब तो। अरे वाह, रिश्ता ना जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे। मैंने तैस में कहा, सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं? विस्मित तो मैं भी हूँ। जो सोचा था उसके कुछ ज़्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियाँ, जिसके सामने हमारी मरीन एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वादीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज़ में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफ़ी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभात इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेरे सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसीलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुख होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानी माँ मुझे बार बार जतला रही थी, देख तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हे लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है? मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी, फिर वो प्लॉट पड़ा रहेगा। मैंने लापरवाही से कहा, न होगा तो एक नर्सिंग होम डाल देंगे। नर्सिंग होम कम है इंदौर में। बच्चों के लिए तो कोई नहीं है, अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे, जिसमें उसने स्पेशलाइज किया हुआ है।
और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे, सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज़ पर उतार कर ही थम लेती। सताविक नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से पूछा तो पहले ये बोले, सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना लगाने उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे न रहा गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्या रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमानवाजी का लुत्फ़ उठाता रहा। उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मम्मा, सारी चमक दमक देखकर यही लगता रहा कि बेकार एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले लेते। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो मैंने, उसे ठीक से नहीं देखा। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। न तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकाला। मेरे ख्याल में या तो वो भेंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊँट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, उन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक-झोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता, पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पर पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया था। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं किया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से ही चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर लिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण था। आजकल की लड़कियां का ठिकाना थोड़ी होता है। हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है, पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज़्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तिगत तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसीलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुरानी सही पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टर पास वर लोगों के मुंह में पानी न आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ, पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी तक ताज़े ही थे, इसीलिए हम सब साथ ही वहाँ पहुँचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहता कि लड़की अगर अच्छी न हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वो बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग काफ़ी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच लड़की चलती हुई वह कमरे से आई थी।
और एक स्पर्श सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं कि इस तरह जीतू तो किस उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसीलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछ कर चमका गया, एक नई चादर बिछाई गई, सोफ़े के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहाँ डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण में मैं वहीं की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक न देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरी परेशानियों का मजा ले रहे थे। जब 2-3 बार वॉल पेसेज और कैलेंडर बदल चुकी थी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो और ठीक होता। 5 बजते में अभी तो बहुत टाइम है। क्या? इतना गुस्सा आया मुझे, एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ये जीतू मेरे मूड को भाप गया तो बोला, मम्मा क्यों बेकार ही परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनाने से नहीं रहे। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू की इम्प्रेस करने की योजना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी न सही, आउट हाउस तो लगेगा ना यह घर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत ही समझो। मैंने तुनक कर कहा, जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा। कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउसेस सचमुच इससे अच्छा तो सो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार में मेहनत करने से क्या फ़ायदा। वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए, छोटी वाली दोनों भाभियाँ, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसीलिए उसका सौंदर्य आज आँखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्की जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वालों की आँखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी तो वही निर्णय सुना दिया, लाड़ी घड़ी सुंदर छे हो, कदे मारो नज़र ना लग जाए। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने तो 1-2 चीज़ की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा ज़रूर धीरे धीरे चुक सी रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर खा भी तो नहीं सकता भला। खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की। सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफ़ेद रंग में नहाया हुआ आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन,
चमकते पीतल के हिंडोलियम के डिब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बरनियाँ। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुप बनी रही। मन में कुछ चुभा जरूर, मुंह खोलकर तारीफ न कर सकती, पर प्रशंसा की एक नज़र तो डाल देती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उसके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह अम्मा कि वह ज़रूर अकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटों में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, 2-2 बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसके घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी। बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं, उस दिन जब हम लोगों को फ्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे ओ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस फ्लॉट के पास ले गए थे, जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सज्जन भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर थी, वेशभूषा भी साधारण ही था, पर कोठी के चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल गई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ ठीक है? जी। रात कुछ बुखार हो आया था, अब तो ठीक है। अब तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं, सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा। फिर जीतू की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को ओर देखा और शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी बोली, ताऊ जी मैं चली अब। हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई थी मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह? बड़ी प्यारी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। लक्की की बंधी बंधाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने साथ ही साथ यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी न की थी कि यह इतना अच्छा चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने वाले हो, वह चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई उनकी? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अन्नू से बड़ा लड़का दोनों जा रहे। तब से माँ बेटी यही हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया। उसी में रहती हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 साल से बीमार चल रही हैं, इसीलिए उन लोगों ने अब अन्नू को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। है क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे होते हैं। शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसे को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ न कुछ तो देता ही, पर अन्नू की माँ राजी न हुई। बोली, निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी। 8-10 हज़ार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वही संबल थी, सहारा थी। घर वालों से पैसे का तकाज़ा भी नहीं किया जा सकता था।
कल को अन्नू की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा देते तो। बस ये सब बातें आ गई तो लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी कोई सुधि नहीं ली। स्वाभिमानी ऐसी है कि उसके पास से पीहर में पाँव भी नहीं रखा। यहाँ भी हम लोगों के रहते हुए नौकरी करें अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे थे। इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए थे। एक तो विदेश भी हो आया था। अब आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष आया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों न आया। जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैं एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी न करके केवल अन्नू को बुला लेते तो ठीक था। कौन अन्नू? तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वह आती तो वातावरण जरा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है। अन्नू रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। अम्मा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी से इतनी व्यग्र क्यों हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है। वह प्लॉट और दहेज की संभावित राशि और लड़की, वह भी तो बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देख के लौट रहे थे। वैसे मैटिनी में मैं अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना था। उसका लोभ मैं स्वर्ण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसे ही तय था, हॉल के बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू, गाड़ी रोक दो। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नज़र आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है। घर में दो दो डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, घर में डॉक्टर हैं इसीलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन हो जाता है, इससे हार्ट का प्रेशर बढ़ता है और भी न जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर पड़ी और पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज़ आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शौक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अन्नू हूँ। ओह, एकदम से जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसी पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़े ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोवर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोवर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है? जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाके से बच जाएंगे वे मेरे ही स्कूल आएंगे। मैं काउंट पर खड़ी खड़ी उन दोनों की नोक-झोंक की मजा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी तब अन्नू ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे? माँ कैसी है? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दे। मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, नहीं आंटी, मेरे पास तो अपना लौह रथ है। पर यह बताइए, आप लोग घर कब आ रहे हैं?
उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजा जी एक दिन माँ को देखने जरूर जाएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अन्नू जी आपके घर हम आएंगे ज़रूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वह पोशोपेश में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी। सीमा को भी उसके साथ अन्नू के यहाँ बुलवाने की बात होगी और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम को कोई कार्यक्रम तो नहीं? नहीं तो क्यों? अन्नू के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी रे? यूँ ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों को मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ। नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफ़ी में डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ था, उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूँ ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था। बाहर चलता हुआ ठीक उसके घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में दरबार पर ही खड़ी थी। हमने देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में ही अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या हो रही होगी, पर जीवन संघर्ष और बीमारियों ने उस औरत को पूरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अन्नू मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर से कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाज़ा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती है। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूड़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएगी, जीतू ने कहा। वहीं जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो फ्रेंड्स, ये थी मालती जोशी जी की कहानी। कहानी अभी आधी है, अगला भाग जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।